उस फ़िल्म में खुद को देखकर मेरा रोया रोया खड़ा हो गया। बिस्तर पर संजू थी, अपनी होशो-हवास खोकर, और उसके साथ मैं गुथा हुआ था। मेरे और संजू के अतरंग सीन टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे। अचानक मैंने अपने कंधे पर मिसेस रंजना के हाथ का दबाव पाया। तो इस तरह तुमने संजू का बलात्कार किया, कहते हुए वो मेरे बगल में बैठ गई। ना, नहीं, मैंने बलात्कार नहीं किया, ये हमारी रजामंदी से हुआ था। हुआ होगा, पर फिल्म देखकर लोग इसे बलात्कार कहेंगे। देखो, संजू बेहोश है और तुम उसको रौंद रहे हो। नहीं, उस दिन संजू ने कहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो तुमने उसका बलात्कार कर दिया। ना, ना, नहीं, ऐसे ही एक फ़िल्म तुम्हारी बंटी के साथ भी है। मैंने सफ़ेद पड़ चुके चेहरे से मिसेस रंजना को देखा। कुणाल, वो फ़ोन ले आओ। उन्होंने टेबल पर रखे फ़ोन की ओर इशारा किया। फ़ोन? इतनी रात गए? हाँ, पुलिस बुलानी है। क्यों? अरे, बलात्कार करना जुर्म है ना। तुम आज़ाद रहे तो संजू और बंटी जैसी ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे। नहीं, ये झूठ है। बंटी और संजू इसकी गवाह हैं। बंटी और संजू? मिसेस रंजना अट्टहास करके हंसने लगी। वो दोनों? अरे, वो दोनों? देखना चाहोगे तुम्हारे वो दोनों गवाह इस वक्त किसी तरह की गवाही किसके हुजूर में दे रही हैं? ये कहकर मिसेस रंजना मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर कॉरिडोर में ले आई। मैं यंत्रवत उनके साथ चलता रहा। अचानक एक कमरे की खिड़की के पास वो रुकी और बोली, हल्के से पर्दा उठाकर तुम इस वक्त अपनी संजू की गवाही देख सकते हो। मैंने कांपते हाथ से हल्का सा पर्दा उठाया। उफ़, ये क्या? अंदर बेड पर संजू दूधिया ट्यूबलाइट की रोशनी में एकदम निर्वस्त्र थी। एक अबे यार एकदम न्यूड होकर मिस्टर बाबर का सबसे नर्म, सबसे कठोर अंग को अपने हाथों में लेकर सहला रही थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले मिसेस अंजलि ने मेरा किया था। आंखें बंद करके मैं उस लड़की से दूर हटा और भागना चाहता था, पर मिसेस रंजना ने मेरी बाह ज़ोर से पकड़कर कहा, चलो अपनी दूसरी गवाह वो बंटी को भी देख लो। और फिर वो मुझे लगभग घसीट कर एक कमरे की खिड़की पर ले आई। अब की बार पर्दा उन्होंने सरकाया। मैंने कमरे के अंदर ठीक वैसा ही दृश्य देखा जैसा संजू के कमरे में था। बस संजू की जगह बंटी और मिस्टर बाबर की जगह मिस्टर फर्नांडिस ने ले ली थी। मैं भय और शर्म से वहीं घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। पुलिस बुलाऊं? मिसेस रंजना मेरे करीब आकर बोली। मैंने तिरछी निगाहों से उन्हें देखा तो झट से बोल उठी, ओके, ठीक है, मैं नहीं बुलाती। अब जाकर मिसेस अंजलि को खुश करो। मैं चुपचाप वापस उसी कमरे में चला आया। मिसेस अंजलि तेज़ कदमों के साथ हाथ में जाम लिए कमरे में अधीर होकर चहलकदमी कर रही थी। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख उन्होंने एक घूंट में हाथ में पकड़ा जाम खाली कर दिया और हौले हौले कदमों से बेड पर जाकर लेटते हुए उन्होंने हाथ की उंगली से इशारा करके मुझे अंदर आने को कहा। कहो कुणाल, अब तो मैंने अपनी जूती खुद उतार दी है, तो अब तुम क्या करोगे? मैं बेड के पास खामोश खड़ा रहा। वह फिर से बोली, ओके, वो मेरी जूती ले आओ। मैंने देखा जूतियाँ सोफे पर पड़ी थी। मैंने एक जूती उठाई, तब तक मिसेस अंजलि बेड से उठकर मेरे पास आ चुकी थी। उनके हाथ में एक गिलास में भरा हुआ जाम था, जिसे उन्होंने एक घूंट पीकर बाकी शराब अपनी जूती में उड़ेल दिया। सवालिया निगाहों से मैंने मिसेस अंजलि को देखा। पी जाओ, उन्होंने कहा। मैंने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। उन्होंने आगे कहा, पीते हो या मिसेस रंजना को बुलाऊं? उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने एक नज़र मिसेस अंजलि पर डाला और फिर हाथ में पकड़ी शराब से भरी उनकी जूती को देखा, और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी जूती से शराब पीना पड़ा।
नाइस बॉय कहकर मिसेस अंजलि ने मेरे कंधे पर सिर टिकाकर अपने हाथ से मेरी सबसे कोमल सबसे कठोर अंग खोजने लगी और एक बार फिर ना चाहते हुए भी मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जैसा वह चाहती थी। अगर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी अच्छी होती तो 31 दिसंबर वाली रात की घटना के बाद मैं अपना वीआईपी कैंपस वाला फ्लैट तुरंत छोड़ देता, पर मेरे हालात ऐसे ना थे जो मैं कहीं किराए पर कोई छोटा सा भी कमरा ले पाता। मैं उस रात की सुबह भले ही बंटी और संजू के साथ एक टैक्सी में उस फार्म हाउस से इन बिल्डिंग तक आया, पर अब मैं उनका साथ हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं 2 दिन और 2 रातों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। बंटी और संजू भी इस दौरान मेरे फ्लैट पर नहीं आई थी और ना ही मुझे फ़ोन किया था। उस शाम मैंने खिड़की पर खड़े होकर जब ये तसल्ली कर लिया कि नीचे कैंपस में बंटी और संजू नहीं हैं, तो मैं किसी चोर की तरह कैंपस में उतरा। मेरा इरादा कहीं बाहर जाकर खुली हवा के ताज़े झोंके से अपने दिलो दिमाग पर जमी वो गर्द साफ़ करनी थी जो उस रात मिसेस अंजलि ने मुझसे सहवास करके जमाई थी। मैं किसी चोर की तरह कैंपस के मेन गेट पर पहुंचा ही था कि अचानक किसी के हाथ पकड़ लेने से मैं चौंक पड़ा। बड़ी धड़कनों पर काबू पाते हुए मैंने देखा तो वो कविता थी जो मेन गेट से कैंपस के अंदर आ रही थी। हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप तो पिछले 2 दिन से नज़र ही नहीं आए। मैंने तो अभी तक नए साल की कुछ मिठाई आपके लिए बचा कर रखी है, आइए चलिए खा लीजिए वरना ख़राब हो जाएगी। उसने अपने पन से कहा। नहीं कविता, मेरी ओर से तुम खा लेना। मेरी धड़कनें अब कुछ नियंत्रित थी। नहीं नहीं भाई, वो आपका हिस्सा है, आपको खाना ही पड़ेगा। कविता ने दोबारा ज़िद की और मैं उसकी इस ज़िद का कोई प्रतिवाद किए बिना उसके क्वार्टर में आ गया। रास्ते में मेरी सतर्क निगाहें बंटी और संजू को तलाश कर रही थी। मुझे डर था कि मैं कहीं उनकी नज़र में ना आ जाऊं। जब मैं कविता के कमरे पर आ गया तो मैंने खुद को बेहद सुकून में महसूस किया। मुझे लकड़ी की एक कुर्सी पर बिठाकर कविता अंदर से मिठाई का वो डिब्बा उठा लाई जिसमें उसने 2 पेड़े मेरे लिए बचा कर रखे थे। डिब्बे से एक पेड़ा उठाकर मैंने उसमें से आधा कविता को दे दिया और बचा हुआ आधा अभी मैंने अपने मुंह में रखा ही था कि अच्छा तो भाई बहन मिठाई नोश फरमा रहे हैं, कहते हुए लुबना ने कमरे में प्रवेश किया था। लीजिए दीदी, आप भी लीजिए। कविता डिब्बे का दूसरा पेड़ा लुबना को देते हुए बोली। आप सही वक्त पर आई लवी दीदी। हाँ, नहीं तो आप दोनों ये आखिरी टुकड़ा भी ख़त्म कर देते। लुबना पेड़े का एक टुकड़ा खाते हुए वहीं चारपाई पर बैठ गई। पेड़े का दूसरा हिस्सा अब तक उसके दाएं हाथ की उंगलियों में था। मैंने देखा लुबना ने काली सलवार और मटमैली रंग की कुर्ती पहन रखी थी जिससे बाहें उसकी कोहनी से 1 इंच नीचे तक थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बांध रखा था जो काफ़ी छोटा था। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया उसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। सीने पर उसने काले रंग का दुपट्टा डाल रखा था। कलाइयों में बाई कलाई पर घड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने कत्थई रंग के चमड़े की सैंडल पहन रखी थी। कानों में उसके छोटी छोटी बालियां थीं और नाक में बाईं तरफ एक सफ़ेद छोटा सा मोती जो उसके सांवले चेहरे पर बेहद आकर्षक लग रहा था। लुबना का रंग भले ही सांवला था पर उसकी सुंदरता संसार के किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। कविता, क्या चाय मिलेगी? हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। लुबना बाएं हाथ से अपना सिर दबाकर बोली। उसके दाएं हाथ में अब भी पेड़े का बचा हुआ टुकड़ा था। कविता, हाँ अभी लाई, कहकर अंदर चली गई। मैंने लुबना की ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। हैप्पी न्यू ईयर, उसने धीरे से कहा, पर संजू और बंटी के अनुभव ने मुझे उसे नव वर्ष की शुभकामनाएं देने से रोक दिया। मुझे खामोश देखकर लुबना ने सोचा कि शायद उसने जो कहा वो उसकी आवाज़ धीमी होने की वजह से मैं सुन न सका। उसने अपने होंठ अभी वापस खोले ही थे कि लवी दीदी, कुणाल भाई बैठिए, मैं दूध लेकर अभी आई, कहते हुए कविता क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं लुबना के साथ वहाँ पर तन्हा हूँ ये सोचकर ही मेरे जिस्म और मेरी रूह पर
डर हावी हो गया और यकीन मानिए उस वक्त ठंड में मैंने स्वेटर के भीतर अपने जिस्म को पसीने से भीगा हुआ महसूस किया। हालांकि लुबना से मेरी ये सिर्फ दूसरी मुलाकात थी, मेरे और उसके बीच हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं था, फिर भी उसके साथ यूं तन्हाई में मुझे डर क्यों लग रहा था मालूम नहीं। यकीनन बंटी और संजू मेरे इस डर की वजह थी। उन्होंने जिस कदर मुझसे दोस्ती करके मुझे यूं नर्क में ढकेला था, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बुरा सपना था। हैप्पी न्यू ईयर। लुबना की आवाज़ ने मेरे विचारों की श्रृंखला तोड़ दी। मैंने देखा वो मेरे सामने खड़ी थी, अपने दाएं हाथ का पेड़ा मेरी ओर बढ़ाए हुए और अपने चॉकलेटी होंठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। हैप्पी न्यू ईयर कहकर मैं भी उठकर खड़ा हो गया। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए कहकर लुबना ने अपने हाथ का पेड़ा मेरे होठों के बिल्कुल नज़दीक ले आई। लुबना की आवाज़ सरगम की मानिंद थी। एक अजब लोच था उसके अधरों से फूटते स्वरों में। मैं उसे मना ना कर सका और उसके हाथ से पेड़ा लेकर मैंने खा लिया। जब मैंने उसके हाथ से पेड़ा लिया तो उसके हाथ की उंगलियां मेरे हाथ से छू गईं। लुबना के उस हल्के से लम्स के एहसास ने मुझ पर ये राज जाहिर किया था कि उसका लम्स जुदा है, यकीनन जुदा है संजू और बंटी के लम्स से। और फिर उस शाम लुबना के उस लम्स के असर ने मुझे बंटी, संजू और मिसेस अंजलि से आज़ाद कर दिया। कविता चाय बनाकर ले आई। हम तीनों चाय पीने लगे। इस बीच मैं और लुबना आपस में धीरे धीरे खुलने लगे। लौटते समय लुबना ने अगले दिन लंच के लिए कविता और रवि के साथ मुझे भी इनवाइट किया। कविता ने बताया था कि लवी के पापा का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और वो उसमें उसके साथ पहले भी एक दो बार जा चुकी है। लुबना का लंच पर इनवाइट करने का अंदाज़ा ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और फिर उस शाम मेरी और लुबना के बातों का दौर उस मुकाम पर पहुंचा जहां मैं उसे बेहिचक लवी कहने लगा। लुबना गज़ल। मैंने होठों ही होठों में रेस्टोरेंट का नाम दोहराया। मैं, कविता और रवि के साथ निशादगंज के एक पॉश इलाके में इस बेहद खूबसूरत और आकर्षक रेस्टोरेंट के सामने अभी अभी ऑटो से उतरा था। रेस्टोरेंट की चमक दमक और कांच के दरवाजे के बाहर खड़े दरबान को देखकर मेरे पांव अंदर जाने की गवाही नहीं दे रहे थे। मैं अभी उस भव्य रेस्तरां में जाने के लिए अपनी शक्ति और साहस को एकत्रित कर ही रहा था कि मुझे शीशे के दरवाजे के उस ओर लवी दिखाई दी। फुल आस्तीन की हरे रंग के बड़े बड़े चेक्स की शर्ट, जिसकी आस्तीन उसने कोहनी के थोड़ा नीचे तक फोल्ड की हुई थी और टाइट फिट जीन्स में वो बाहर की ओर आ रही थी। ज्यों ही वो शीशे के दरवाजे पर पहुंची, दरबान ने सिर झुकाकर दरवाज़ा खोल दिया और वो मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। वेलकम कुणाल कहकर लवी ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बिना कुछ कहे मैंने उससे हाथ मिलाया और अभी मैं उसके जादुई स्पर्श के तिलिस्म में ही था कि वो रवि का सिर सहलाती हुई और कविता का हाथ पकड़कर कम कहकर वापस शीशे के दरवाजे की ओर मुड़ गई। लुबना गज़ल रेस्टोरेंट बाहर से जितना भव्य था उससे कई ज़्यादा भीतर से। आज से पहले मैं लवी से 2 बार मिला था और इन दोनों मुलाकातों में मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मध्यवर्गीय परिवार से है, जो अपने अच्छे स्वभाव के कारण कविता और रवि की पढ़ाई में सहायता कर रही थी। पर आज मैं लुबना गज़ल रेस्टोरेंट को देखकर ये जान चुका था कि लवी भी रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, बंटी और संजू की तरह। लेकिन बंटी और संजू की याद आते ही मेरा मुंह कसेला हो गया। पर जब लुबना मुझे रवि और कविता के साथ उस रिज़र्व टेबल पर लाई जो एक केबिन के अंदर थी, तो लवी के चॉकलेटी होंठों पर खिल रही मुस्कान की मिठास से मेरे मुंह का कसैलापन जाता रहा। लुबना उस रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी थी, या यूं कहें तो वह एक तरह से उस रेस्टोरेंट की मालकिन ही थी। कई वेटर उसके मुंह से निकली डिश को वहां लाने के लिए खड़े थे।
लुबना ने हमसे हमारी पसंद पूछी और मेरे अलावा वहाँ हर किसी की पसंद नॉनवेज थी, लवी की भी। लंच के दौरान जब बातों ही बातों में कविता ने बताया कि लवी दीदी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करती हैं, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं बचपन से ही कलाकारों का बड़ा सम्मान करता था और मेरी इस खुशी में लवी के लिए सम्मान भी था। मेरी खुशी पर लवी ने खुश होते हुए कहा, कुणाल, क्या आप मेरी पेंटिंग देखना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरे इकरार से सिर हिलाने पर लवी उसी तरह खुश हो गई जैसे अभी कुछ देर पहले लवी के आर्टिस्ट होने की बात सुनकर मैं खुश हुआ था। लंच के बाद रेस्टोरेंट से निकलकर लवी ने कविता और रवि को बर्लिंगटन जाने वाले ऑटो में बिठा दिया और उनके जाने के बाद एक एक नीले रंग की बजाज सनी स्कूटर को स्टैंड से उतारते हुए बोली, कुणाल, आप चलाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। साइकिल चलाई है कभी? हाँ, गांव में साइकिल चलाता था। फिर चला लोगे? चलो कोशिश करो। नहीं लवी, आज नहीं, फिर कभी। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसने बजाज सनी को किक मारकर स्टार्ट करती हुई बोली, चलो चलते हैं। ये बजाज की स्कूटी सनी थी और वो उसे चलाने में पारंगत थी। हम उसी से इंदिरा नगर के फ्लैट तक पहुँचे। ये इंदिरा नगर में 2 कमरों वाला एक छोटा सा फ्लैट था। एक कमरे में एक छोटा सा बेड, टीवी और कपड़ों की अलमारी थी और दूसरे में कई पेंटिंग्स इधर उधर रखी थी। कुछ अधूरी थी और कुछ मुकम्मल। लवी ने वॉशरूम की तरफ इशारा करके कहा, कुणाल, आप फ्रेश हो लो, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। मैं जब वॉशरूम से बाहर निकला तो मैंने लवी के हाथों में ट्रे और उसमें रखे 2 कप देखे जिनसे गर्म चाय की भाप उड़ रही थी। लवी ने इस वक्त वो स्वेटर उतार दिया था जो उसने रेस्टोरेंट से फ्लैट तक के सफ़र के लिए पहना था। अगरचे मौसम में अभी भी इतनी उस स्वेटर को पहनने लायक ठंड थी। लवी ने बिना कुछ कहे मेरी और चाय की ट्रे आगे बढ़ाई और मैंने उसमें से 1 कप उठा लिया। चाय का पहला घूंट लेकर मैंने फ्लैट में एक भरपूर नज़र डाली तो मुझे फ्लैट की हर चीज़ व्यवस्थित नज़र आई, जबकि बंटी और संजू के फ्लैट बेहद अव्यवस्थित रहते थे। चाय पीते हुए लवी एक आधी बनी हुई पेंटिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे भले ही कला और कलाकारों में बेहद दिलचस्पी थी, पर कला को समझने की कला मेरे भीतर अब तक परिपक्व नहीं हुई थी। सामने रखी अधूरी पेंटिंग जिसमें चाय पीते हुए लवी तल्लीन थी, उसका सार मेरी समझ से परे था। पेंटिंग में कई घोड़े दौड़ रहे थे, विभिन्न रंगों के, अलग अलग दिशाओं में, बिना घुड़सवारों के। ये पेंटिंग देख रहे हो? लवी पेंटिंग से नज़रें हटाए बिना बोली। हाँ, मैं उस पेंटिंग के थोड़ा और करीब आ गया। देखो कुणाल, ये घोड़ों की दौड़ कितनी बेहतरीन हो गई है, जानते हो क्यों? नहीं लवी, मैंने असमर्थता जताई और चाय का आखिरी घूंट भरकर खाली कप वहीं पास की छोटी टेबल पर रख दिया। लवी ने भी अपनी चाय ख़त्म करके अपना खाली कप उसी टेबल पर रख दिया जहां मैंने रखा था और फिर उसने अपनी अधूरी बात को पूरी करते हुए आगे कहा, क्योंकि इनके आसवार नहीं जानते कि उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, कहकर उसने मेरी ओर देखा। पर इन घोड़ों पर आसवार कहाँ हैं? मैंने पेंटिंग में दौड़ रहे बेतरतीब घोड़ों पर आसवार ढूंढने की कोशिश की। मेरी ये कोशिश नाकाम रही। उससे पहले ही लवी ने हाथ में पकड़ी कूंची का एक सिरा पेंटिंग पर एक जगह रख दिया। फिर उसने कूंची का सिरा वहाँ से हटाकर मुझे आँखों से इशारे से पेंटिंग में वहाँ देखने को कहा। मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ उस घोड़े पर एक सवार था। ये लवी की बनाई पेंटिंग की जादूगरी थी जो बेहद ध्यान से देखने पर उन कई घोड़ों में से एक घोड़े पर सवार दिखाई पड़ रहा था। मैंने जब पेंटिंग से नज़र फिराई तो लवी को मैंने आराम कुर्सी पर बैठे हुए पाया। वह आंखें बंद किए हुए थी। मैं भी उसके पास पड़ी दूसरी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठने की आहट से आंखें खोलते हुए लवी बोली, कुणाल, इस पेंटिंग के 2
फ़लसफ़े हैं।